सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही खूबसूरत से वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ का जो आपका एग्जाम होता है उसमें क्या क्या पोस्ट होती हैं और जो भी पोस्ट होती हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है और कौन सी पोस्ट आपको लेनी चाहिए। हर एक चीज़ की डिस्कस करेंगे। पोस्ट कैसी है, सैलरी क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, कैरियर में ग्रोथ के क्या ऑप्शंस हैं। फिलहाल जैसे कि आपने देखा सीपीओ 2024 का फाइनल रिजल्ट आया और उसमें टॉप रैंक से लेके बहुत सारे सिलेक्शन लाइन लगा के इतने सारे सिलेक्शन अब की बार हमने दिए हैं और ज़बरदस्त तरीके से खुद मेरे से इंग्लिश पढ़ के बहुत सारे बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक से भी इंग्लिश नहीं आती थी आज उन्होंने सीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। लेकिन उन बच्चों के वीडियोस देख के, उन बच्चों के इंटरव्यूज़ देख के काफ़ी सारे बच्चों के मन में आ रहा था कि सर हमें भी सीपीओ की नौकरी चाहिए, हमें भी जॉब करनी है, तो क्या हम करें, कैसे हम तैयारी करें। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूं कि सीपीओ की तैयारी आपको कैसे करनी है और बहुत जल्द इसी चैनल पे मैं आपको सीपीओ के लिए कुछ मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी सीपीओ के लिए डेडिकेटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको इस चैनल पे, जहां पे हम टाइमर लगा के एडिक्विटी पैटर्न को क्रैक करके आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से एडिक्विटी पैटर्न को क्रैक करके तोड़ के आप पेपर निकाल सकते हो। तो सब कुछ मिलेगा, बट फिलहाल के लिए आइए डिस्कस करते हैं एसएससी सीपीओ के अंदर जो जॉब प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। इसमें कौन सी पोस्ट होती है, तो इसमें दो मेजर कैटेगरीज में पोस्ट को बांटा जाता है। एक आपकी सब इंस्पेक्टर जो कि एग्जीक्यूटिव होता है, नॉन गेजेटेड ग्रुप सी की पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस वाली, ठीक है, और 4200 इसका ग्रेड पे होता है, तो ये दिल्ली पुलिस में होती है। दूसरा सब इंस्पेक्टर जिनको जनरल ड्यूटी बोलते हैं सीएपीएफ में, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। और इसमें कौन से होते हैं, तो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, इनकी फुल फॉर्म्स भी लिखी हुई हैं, और आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी सब इंस्पेक्टर। ये सारी की सारी क्या है, सब इंस्पेक्टर के पद हैं, नॉन गैजेटेड होते हैं। ये ग्रुप बी के पोस्ट होते हैं। दिल्ली पुलिस वाला ग्रुप सी है और ये ग्रुप बी है, इनका भी 4200 ग्रेड पे है और इसका भी 4200 ग्रेड पे है। अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग की, खास करके दिल्ली पुलिस की बात करें तो इसमें जो कैरियर के ग्रोथ के जो ऑप्शन है वो कुछ ये हैं कि लगभग 10-12 साल, 15 साल भी लग जाते हैं कई बार, उतने में आपका प्रमोशन होता है और आप इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके बाद में जो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे एसआई यानी कि सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, दिल्ली पुलिस में नहीं है ये, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सीधा आपका बेसिकली जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके बाद में सीधा क्या बनते हैं, एसीपी बनते हैं। एसीपी के बाद में डीसीपी बनते हैं, जिसमें डीसीपी शुरुआत में एडिशनल डीसीपी होता है। नॉर्मली एक सब इंस्पेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा और एसीपी पे पहुंचेगा, उतने में ही उसका कार्यकाल पूरा हो लेता है। तो सामान्यतः यहाँ तक पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम से प्रमोशंस लेते रहते हैं, वो आपका डीसीपी तक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे पोस्ट हैं लेकिन यहाँ तक सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो सामान्यतः स्लो रहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि क्या क्या रोल हैं किस पुलिस के, अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, तो मेन रोल क्या है, क्योंकि ये पुलिस है और अगर पुलिस है तो इसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। भाई कोई क्राइम ना हो, एरिया में कोई चोरी डकैती, मर्डर, स्नैचिंग, ये सब चीज़ें ना हो, और अगर हो गई हैं तो उन क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, उनको कोर्ट तक लेके जाना, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन रहता है। पब्लिक सेफ्टी एक बहुत बड़ा पार्ट है पुलिस की ड्यूटी में कि जो भी पब्लिक है उसको सुरक्षा प्रदान करना। कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ पे सुरक्षा देना, कहीं पे कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ को उसको सुरक्षा देना, बहुत सारे वीआईपीज होते हैं, वीवीआईपीज होते हैं, उनकी सुरक्षा देना। तो ये इसके मेन कारण रहते हैं। बाकी अगर एक सब इंस्पेक्टर का रोल देखें तो सबसे बड़ा रोल ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना उसका एक सबसे बड़ा रोल है। बाकी जो सीएपीएफ होते हैं ये अलग अलग मैंडेट होते हैं इनके लिए। जैसे बीएसएफ आपका बेसिकली जो बांग्लादेश वाली सीमा है वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा, तो अलग अलग सीमाओं के लिए होते हैं। बीएसएफ बांग्लादेश पाकिस्तान जनरली वहाँ पे रहता है। तो एक बार सबको डिटेल में देखेंगे तो वर्क प्रोफाइल, सैलरी और काम सब कुछ देखते हुए एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में खुद रहा हूँ, 2.5 साल नौकरी करी है, तो मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो नौकरी है ये है कैसी, मैं कहूँगा बहुत शानदार नौकरी है, बहुत प्रेस्टीज वाली नौकरी है, एकदम टोरा गजब का बन जाता है।
कंधे पे 2 सितारे होते हैं। आपको 2 तरीके की कैप होती है, एक पी कैप बोलते हैं जो इंस्पेक्टर वाली कैप दिखती है ना आपको, ऐसे जो होती है, ठीक है, जिसमें छाया सी रहती है आगे, और दूसरा आपका बैरेट कैप होता है जो वैसे होती है, जो जनरली कांस्टेबल से लेके सबके लिए होती है। तो वो कैप मिलती है आपको, पी कैप खास करके ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा वर्दी होती है, वर्दी पे 2 सितारे होते हैं और बहुत सारी पावर होती है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है शुरुआत में, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग होगी तो लगभग 1 साल की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के अंदर एक मिड टर्म के एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म पे आपका फिजिकल एग्जाम्स और जो रिटन एग्जाम्स दोनों होते हैं। ट्रेनिंग के अंदर लॉ पढ़ाई जाती है पूरे तरीके से। पहले आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब पढ़ाया जाता था। आजकल जो बीएनएसएस आ गया है, इसको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, और जो ट्रेनिंग में कराया जा रहा है उसके लिए 2 बार एग्जाम होते हैं, एक मिड टर्म एग्जाम और एक आपके फाइनल एग्जाम्स। दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, और फाइनल रिजल्ट में जो लोग क्लियर होते हैं वो बेसिकली पास आउट कर जाते हैं। सामान्यतः जितने लोग होते हैं लगभग सब क्लियर कर जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मत समझना कि वहां जाके भी अरे जी पेपर देना पड़ेगा। 1 साल में ट्रेनिंग करके आप निकल जाओगे। पासिंग आउट परेड होती है, जो कि किसी भी एक ऑफिसर के जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होता है, वो पासिंग आउट परेड जिस दिन होती है तो वो होता है। बाकी अगर हम काम की बात करते हैं तो उसके बाद में आपको 1 साल के लिए थानों में भेजा जाता है डी कोर्स पे। डी कोर्स यानी कि कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, एक तरीके से फील्ड में जाके आप क्या काम करेंगे क्या नहीं, वो सब सिखाया जाता है। और उसके बाद में आप फुल फ्लेज्ड एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हो पूरे तरीके से। जब तक 2 साल नहीं होते हैं आपको सब इंस्पेक्टर नहीं, पीएसआई बोला जाता है, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सो एसआई ना बोल के पीएसआई बोलते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वही मैंने जो बताया था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करना, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सामान्यतः दिल्ली पुलिस में अलग अलग प्रकार के आपके यूनिट्स हैं, ये थानों का काम है। थाने के अलावा भी सब इंस्पेक्टर कई जगह पर काम कर सकता है, जैसे लाइसेंसिंग यूनिट। लाइसेंसिंग यूनिट का काम होता है अलग अलग प्रकार के लाइसेंस इशू करना। इसके अलावा जैसे आपका स्पेशल ब्रांच होता है, स्पेशल ब्रांच का काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। इसके अलावा आपका स्पेशल सेल होता है, इसका काम होता है टेररिस्ट वगैरह उन सब के ऑपरेशंस करना। इसके अलावा क्राइम ब्रांच होता है, क्राइम ब्रांच का काम होता है जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, या यूं कहें कि जगह जगह जाके एक तरीके से रेड करना, छापे मारना। क्राइम ब्रांच क्राइम को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जनरली इन्वेस्टिगेशन करने का काम थाने में होता है, और क्राइम को होने से पहले रेड मार के उसको रोकने का काम जो होता है वो क्राइम ब्रांच वाले करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में बीडीएस भी होता है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, जो आपने मूवीज में देखा होगा, बॉम्ब को डिस्पोज करते हैं, है ना। तो ये भी एक ब्रांच रहती है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं उनके आप एसओ लग सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का काम आपको मिलता है दिल्ली पुलिस के अंदर, हर प्रकार का काम। जहां पे जब आप एसओ लग जाते हैं किसी के, ठीक है, तो वहां पे आपको डेस्क जॉब जैसा फील आता है। अगर आप थाने के अंदर हैं या क्राइम ब्रांच में हैं तो वहां पे प्रॉपर आपको जो मूवीज में सीन दिखते हैं ना, उस तरीके का फील आता है। लाइसेंसिंग एक डेस्क जॉब टाइप का काम हो जाता है। स्पेशल ब्रांच में जनरली सिविल में रहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन भी या कहें कि इंटेलिजेंस कलेक्शन आप लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम भी वहीं पर रहता है। दिल्ली पुलिस की एक यूनिट एफआरओ जो है वो बेसिकली एयरपोर्ट पे भी रहती है, ठीक है, तो वहां पे एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है। तो जगह जगह पे, यानी कि दिल्ली पुलिस एक सिंगल जॉब है बेशक, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर आपको मिल सकते हैं, तो जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे सिक्योरिटी एक यूनिट है। सिक्योरिटी यूनिट में जो जाते हैं लोग, उनको नेताओं की सिक्योरिटी में, खास करके होम मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। और जब आप होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पे आपके लाइसेंस जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम है। अगर हम इस नौकरी में सैलरी वगैरह की बात करें तो ग्रेड पे इसका इतना रहता है, जो 7वां वेतन आयोग है उसके हिसाब से। बेसिक पे आपका 35,400 होता है। क्या ये बेसिक पे ही सैलरी है? नहीं, बेसिक पे वो पे होता है जिसके हिसाब से हमारे सारे भत्ते कैलकुलेट करे जाते हैं। जैसे साल में 2 बार डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो महंगाई भत्ता अभी जो फिलहाल है वो 58% है। 58% किसका? बेसिक पे का। टोटल सैलरी का 58% नहीं, जो आपकी बेसिक पे है उसका 58%। अब ये बेसिक पे कब बढ़ता है? साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो साल में एक बार आपका इंक्रीमेंट होता है, लगभग 1,000-1,100 रुपए इंक्रीमेंट होता रहता है इसमें हर साल। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इंक्रीमेंट का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कैसे बनती है? तो आपको बेसिक तो मिलता ही है, साथ में ही डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो कि साल में 2 बार बढ़ता है, फिलहाल 58% है। प्लस में टीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, लगभग 5,000 रुपए के करीब आपको मिलता है। इसके अलावा एचआरए, जो कि क्योंकि दिल्ली में इसकी पोस्टिंग है तो इसमें हमेशा और हमेशा आपका जो टॉप टीयर वाला है ना, जो फिलहाल 30% चल रहा है, तो 30% आपका एचआरए हो गया। तो आप पाओगे
कि HRA, TA, DA, इसके अलावा छोटे छोटे और भी अलाउंसेज होते हैं, उन सबको मिला के लगभग ग्रॉस सैलरी जो है वो 72,000 बनती है। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है? वो सैलरी जो आपने अर्न की, लेकिन जो आपने अर्न किया वो सारा आपको मिलता है? नहीं, उसमें से कुछ चीजें कटती भी हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में CGHS की सुविधा मिलती है। CGHS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS बोलते हैं इसको। यानी कि अगर मान लीजिए आप या आपका कोई भी डिपेंडेंट, आपके डिपेंडेंट में कौन कौन हो सकते हैं? आपकी बीवी, या अगर आप लड़की हैं तो आपके पति, प्लस में आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ये आपके डिपेंडेंट में आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो दिल्ली पुलिस CGHS स्कीम है, तो जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो CGHS के पैनल में आते हैं उसमें जाके आप लगभग फ्री में इलाज करा सकते हैं। जो टोकन अमाउंट देना होता है उसको भी बाद में रिम्बर्स कराया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी CGHS की डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे अगर छोटा कोई रोग है, कोई बीमारी है, उसके लिए आसानी से दवाएं उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, तो कुछ छोटा मोटा अमाउंट CGHS का कटता है। इसके अलावा जो बड़ा अमाउंट कटता है वो कटता है NPS का। लेकिन NPS का अमाउंट कटता है, इसमें एक बात ध्यान देंगे, जितना अमाउंट लगभग आपसे कटता है उससे ज्यादा सरकार अपनी तरफ से भी देती है। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के आपसे कुछ काटा, कुछ सरकार ने दिया, वो आपके पेंशन में जमा होता रहता है। जब आपका रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद में जो इकट्ठा पैसा मिलता है या फिर जो बाद में धीरे धीरे हर महीने पेंशन मिलती है, उसके लिए जो पैसा बनता है वो NPS से बनता है। NPS का मतलब ये होता है न्यू पेंशन स्कीम, है ना। तो पहले OPS था, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब UPS आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है। ठीक है, तो UPS आ गया आपका। तो NPS प्लस CGHS वगैरह सब काट पीट के लगभग आपकी जो इन हैंड सैलरी फिलहाल बन रही है वो 66,000 रुपए के करीब बन रही है। ट्रेनिंग के टाइम पे सामान्यतः HRA नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जब आप ट्रेनिंग से थाने में आते हैं तो जो 1 साल आपने ट्रेनिंग करी है उसका जो एरियर होता है, एरियर का मतलब है जो चीज आपको पहले नहीं मिली है वो इकट्ठी आपको मिल जाएगी। तो HRA का एरियर सामान्यतः दिल्ली पुलिस में मिल जाता है, उसमें कोई खास दिक्कत आपको नहीं रहती है। तो दिल्ली पुलिस की सैलरी वगैरह, वर्क प्रोफाइल मैंने डिस्कस कर ली। नौकरी में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रोज का मतलब पॉजिटिव पॉइंट, कॉन्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स। प्रोज की बात करेंगे तो लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में जीवन में आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए। आप जो काम करना है, कोई बिजनेस किसी को करना होता है, किसी को अपने परिवार को एक जगह पे स्टेबल करना है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो एक जगह पे अगर स्टेबल आपको ना, वैसे सामान्यतः जॉब में रह के बिजनेस करना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी स्टेबिलिटी तो चाहिए कि एक जगह पे पोस्टिंग रहे, क्योंकि दिल्ली अपने आप में काफी छोटा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में अगर आप एक जगह पे बस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि आपने दिल्ली में रहना शुरू किया और आप मान लो साउथ एक्स में रहने लग गए, या आप मान लो फिर मतलब साउथ एक्स थोड़ा महंगा पड़ता है पुलिस वालों के हिसाब से, तो कोटला में आप रहने लग गए। कोटला वहाँ साउथ एक्स के बगल में ही जगह है। तो अगर कोटला में आप रह रहे हो, दिल्ली में लगभग कहीं भी जॉब है, तो आप 1 घंटे के अंदर अपनी नौकरी पर पहुंच सकते हैं। यानी कि कहीं पे भी पोस्टिंग आपकी आती जाती रहे तो आपको बार बार रेजिडेंस बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप यूपी में सब इंस्पेक्टर हैं, आज आप इलाहाबाद में, तो आप अपने परिवार को इलाहाबाद ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कल को आप इलाहाबाद से सीधे गाजियाबाद डाल दिए जाएं। तो ऐसा थोड़ी ना कि परिवार इलाहाबाद में और आप गाजियाबाद में, फिर आपको परिवार को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके ट्रांसफर्स होंगे वैसे वैसे परिवार के भी ट्रांसफर्स होते हैं, जिससे कि कई बार आपके बच्चों की स्कूलिंग में या परिवार के स्टेबल होने में, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ कुछ उद्यम करना चाहती है, उद्यम नहीं उद्यम करना। वाइफ 2 प्रकार की होती है, एक जो घर में उद्यम करती हैं और एक जो कुछ उद्यम करती हैं। मैं कहूंगा कि उद्यम करने वाली ढूंढ के लाना, ना कि उद्यम करने वाली, समझ रहे हैं। तो जरूरी है ना। तो अगर आपकी पत्नी कुछ उद्यम करना चाहती हैं तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं उनको एक जगह पे स्टेबल होकर रहना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। दूसरा, अगर कुछ उद्यम यानी कि व्यापार अगर कुछ करना है, कोई बिजनेस करना है, तो ऐसे केस में भी कहीं ना कहीं एक चीज आपको और समझ आएगी कि दिल्ली जैसा शहर व्यापार करने के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ पे व्यापार की अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज मतलब रहती हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। एक पोल्यूशन बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, जो कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। अगर पोल्यूशन को हम साइड रख दें तो दिल्ली की लाइफ उतनी खराब नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है। हाँ, पोल्यूशन ने आजकल बहुत ज्यादा हालत खराब कर रखी है, जिसकी वजह से सांस लेना भी दिल्ली में कई बार मुश्किल लगता है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। कोई भी जगह, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जीवन में जिसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव हमेशा रहता है। तो दिल्ली का भी है। गुड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी आपके बच्चों के लिए, बच्चे तो होंगे ही, आगे शादी होगी तो, है ना।
ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोजर मिलते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। जैसे मैंने बताया था आपको, डेस्क जॉब मिल सकती है, फील्ड जॉब मिल सकती है, इन्वेस्टिगेशन मिल सकता है, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो पॉजिटिव्स बहुत है। बाकी अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले तो हेक्टिक लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा यार, है ना कहीं दिल्ली में, क्योंकि क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 24 के 24 घंटे पुलिस स्टेशन में निकालने पड़ जाए। लेकिन मैं कहूँगा जितनी पावर है, जितनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से फिर देखो, अगर पावर आपके पास आएगी तो हेक्टिक लाइफ होगी ही। अगर आपको राजा बना दिया जाए और पूरा दिन ये कहा जाए कि अब आराम करना है, तो फिर काय के राजा हो आप। जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ, है ना। बाकी स्ट्रगल फॉर वर्क लाइफ बैलेंस ये रहती है। अगर घर में देखा जाए तो घर वालों को आपका टाइम चाहिए, मम्मी पापा को कई बार आपके टाइम की ज़रूरत होती है। कल को बच्चे होंगे तो बच्चों को आपका टाइम चाहिए कि पापा 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 हमें टाइम चाहिए, है ना। बाकी फिर घर में जब जिससे शादी होगी उसको भी आपका टाइम चाहिए। तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हिला रहता है पुलिस वालों का। प्रमोशंस थोड़े से क्या काफ़ी स्लो हैं, पहला प्रमोशन होने में कई बार 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चांसेस ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, आजकल जैसे पुलिस में जाने से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि भाई पुलिस में जाएंगे तो बहुत सारा करप्शन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। पहली बात तो करप्शन वगैरह बहुत गलत है, बहुत खराब है। जो चीज़ एथिकली सही नहीं है वो आपको नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आजकल ऐसा भी है, फिर भी बहुत सारे लोग, अब हर आदमी एथिक्स पे तो नहीं चलता है, एथिक्स के हिसाब से दुनिया चल जाती तो फिर करप्शन होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि फिर भी लोग करप्शन करते हैं तो आजकल ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं ट्रैप होने के चांसेस? एक तो बहुत सिंपल है, सीबीआई ने एक अलग से यूनिटी बना रखी है दिल्ली पुलिस के लिए, जिसका काम ही है ना। तो इंक्रीजिंग सर्वेलाइंस है, बढ़ती हुई सर्वेलाइंस है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस काफ़ी रहता है। स्ट्रेस इसलिए भी रहता है क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। जहाँ पब्लिक डीलिंग होगी वहाँ पे स्ट्रेस होना बड़ा लाजमी है ना, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट करना। अब देखो ये एक एक्सपोजर भी है, अच्छी चीज़ भी है कि आपको अलग अलग प्रकार के लोगों से जब इंटरेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को भी मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों से पुलिस वालों का पाला पड़ता है, या तो ऐसे लोग होते हैं जो पीड़ित होते हैं, जो किसी की शिकायत करने आते हैं। पीड़ित लोगों की जब हम बातें सुनते हैं तो कई बार थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है, भारी सा। और या फिर पुलिस वालों का जो पाला पड़ता है वह सामान्यतः उनसे पड़ता है जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे में अक्सर करके जो पुलिस वालों का इंटरेक्शन है वो दोनों ही ऐसी कैटेगरी से है जो कि नेगेटिव वाइब्स लेके आते हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं। जनरली जो बहुत खुश आदमी है, बहुत अच्छा है, हैप्पी है, ऐसे लोगों से पुलिस वालों का बहुत कम पाला पड़ता है। ठीक है, तो एक ये भी यहाँ पे रहता ही है। बाकी हाई स्क्रूटनी रहती है। दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पे स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा रहती है। आपकी छोटी सी भी गलती शायद बर्दाश्त ना की जाए, है ना। बाकी एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, पावर बहुत है और पावर के साथ में हमेशा क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप उसी तरीके से वहन कर पाएँ तो आप इस नौकरी को करें बढ़िया से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़बरदस्त है। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा हम बात करें, दूसरी हमारी पोस्ट है CISF। अब देखो सारी पोस्ट जो बाकी की हैं उनको एक साथ देखेंगे, फिर लास्ट में एक टेबल के माध्यम से उनका अंतर समझेंगे कि किस जगह पे आपको क्या फायदे और क्या नुकसान मिलते हैं। ठीक है, CISF का मेजर काम क्या है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे मेट्रो हो गई आपकी, ठीक है, जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया, जैसे सरकार की कोई भी फैक्ट्री है, कुछ भी है, उन सब पे जो सिक्योरिटी देने का काम है वो CISF का है। इसका काम ही क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्री को सिक्योरिटी देने के लिए ये बनाई गई है ना। जितने PSUs हैं या फिर अदर स्टेट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सिक्योरिटी देता है। ये प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस को। पे की बात करते हैं तो जो दिल्ली पुलिस का था और जो इसका है लगभग सेम है। जो एकमात्र डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है कि इसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको X सिटी ही मिले, YZ भी मिलती है कई बारी। ठीक है, तो उसका भी डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे HRA वेरी कर सकता है कई बार, तो HRA का डिफरेंस है। बाकी सारी की सारी चीज़ें लगभग सेम है। जो दिल्ली पुलिस में था वो आपका यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मिलता ही है। ठीक है, तो अदर अलाउंसेस वगैरह सब मिला के 72,000 ग्रॉस पे, और वही दिल्ली पुलिस वाला है लगभग इसका पे स्ट्रक्चर। अगर हम आगे बात करते हैं, दूसरी हमारी जो जॉब है इसमें वो है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो काम है वो भारत पाकिस्तान या फिर भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना है, मेजर जो काम है। भारतीय नागरिकों की भी सुरक्षा ऑब्वियसली करते हैं। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, जो कि कोई लोग वहाँ से ना आए, कुछ इलीगल चीज़ें वहाँ से ना आए, ये सब देखना भी इन्हीं का है। तो सीमा पार अपराधों और अवैध शरणार्थियों को रोकना ये भी BSF का ही काम है। अगर हम बात करते हैं कि इसके पे स्ट्रक्चर की,
सेम ग्रेड पे है, सेम बेसिक पे है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस यहाँ पे किसका आएगा? एक तो डिफरेंस जो आता है मेरे भाई वो आता है एचआरए का, क्योंकि यहाँ पे एचआरए क्या है, कई बार यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो सरकार खुद आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपने अकोमोडेशन सरकार के लिए रखी है तो एचआरए आपको नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस में सामान्यतः अकोमोडेशन हम नहीं लेते हैं, हम अपने घर रहते हैं, ठीक है, पुलिस वाले। लेकिन बीएसएफ, सीआईएसएफ या बाकी की जो फोर्सेज हैं, अगर आप सरकार की बैरक में रहते हैं, अगर आप सिंगल बैरक में रहते हैं, मतलब अगर सिर्फ बैरक में रहते हैं, तो आपका एचआरए का कुछ हिस्सा कटता है। अगर आप बैरक में ना रह के एक सरकारी क्वार्टर आपको अलॉट किया जाता है तो पूरा का पूरा एचआरए कटता है, ठीक है। तो अगर सेपरेट क्वार्टर मिलता है और आप फैमिली को लाके रहते हैं, क्वार्टर तो तभी लेता है व्यक्ति जब फैमिली को लाता है, ठीक है। तो अगर क्वार्टर आपने ले रखा है तो एचआरए बिल्कुल नहीं मिलता, और अगर आप बैरक में रहते हैं तो एचआरए का कुछ हिस्सा कटता है और कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो एचआरए का ये फंडा है। बाकी बीएसएफ में जो आपकी पोस्टिंग है वो ऐसे ऐसे एरियाज में होती है जिसमें थोड़ा सा रिस्क है। जैसे अगर सीमा पे पोस्टिंग है, चाहे भारत पाकिस्तान सीमा हो, चाहे आपकी भारत बांग्लादेश सीमा हो, तो वहां पे रिस्क है। इसीलिए जिस सीमा पर जितना रिस्क है उसी के हिसाब से रिस्क अलाउंस भी मिलता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। कई जगह पे 30%, 36% तक आपका रिस्क अलाउंस रहता है बेसिक पे का। तो रिस्क अलाउंस इसमें काफी बड़ा फैक्टर रहता है। तो सीमा पे जब जब पोस्टिंग है तो रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो इसकी जो ये सैलरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है 65,000, क्योंकि एचआरए जनरली कम रहता है, और 60,000 ये बिना रिस्क अलाउंस के। अगर रिस्क अलाउंस को लगा दोगे तो इसमें जो सैलरी है वो जंप मार के एकदम से बहुत ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिस्क अलाउंस तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी किस लिए बनाई गई है? तो जो तिब्बत है ना भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, तो वही इंडिया और तिब्बत वाला ये, तो प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि जो तिब्बत का पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना इनका काम है। ये सिक्योरिटी देते हैं नॉर्दर्न जो बॉर्डर्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना के पास हैं उनमें। ये प्रिवेंट करते हैं स्मगलिंग को, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को और इलीगल इमिग्रेशन को। सिंपल सी बात है, बीएसएफ का काम कहां था? भारत पाकिस्तान की सीमा पे। इनका काम है कहां पे? भारत चाइना की सीमा पे। सेम सैलरी स्ट्रक्चर है, सेम उसी प्रकार से रिस्क अलाउंस वगैरह यहां भी मिलता है। तो जो बीएसएफ वाला है लगभग सेम स्ट्रक्चर यहां पे आपका इसमें भी फॉलो होता है। अगर हम बात करते हैं हमारी अगली जॉब की, वो है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये थोड़ी सी अलग है। इसका काम है इंडिया, नेपाल, इंडिया भूटान के बॉर्डर्स की सुरक्षा करना, क्योंकि सामान्यतः इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान के बीच में जो रिश्ते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो वहां पे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस क्या रोकना है, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं, स्मगलिंग है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो दूसरी रहती है, उन सबको रोकना है। पे का स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक, डीए, टीए, एचआरए सब मिला के वही है। तो इसमें भी अलाउंसेस का वही रहता है कि एचआरए वगैरह जो है वो कम मिलता है क्योंकि बैरक वगैरह मिल जाती है। बाकी इसमें भी जो कुछ एरिया जैसे भी हैं जहाँ पे रिस्क अलाउंस वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी पोस्ट हो जाती हैं। अब किस पोस्ट को आपको चूज करना है, किसमें क्या प्रोज हैं, कौन से? वैसे भी सीआरपीएफ और बचती है एक, है ना। सीआरपीएफ थोड़ा सा अलग तरीके की पोस्ट है। सीआरपीएफ क्या है? जैसे आईटीबीपी देखी, बीएसएफ देखी और आपका एसएसबी देखी, ये तीनों ही बॉर्डर की फोर्स हैं, है ना। सीआईएसएफ जो है वो इंडस्ट्रीज की फोर्स है। लेकिन ये जो सीआरपीएफ है ना, अगर इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि ये जो पुलिस का काम है ना वो काम करती है, लेकिन ये एग्जैक्ट पुलिस नहीं है, ये रिजर्व पुलिस है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली पुलिस की संख्या कम है, सीआरपीएफ को बुला लेंगे, है ना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई दंगा चल रहा है या कुछ धरना हो रहा है, कुछ भी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कम है, फटाफट से सीआरपीएफ को बुला लिया जाएगा। यानी कि सीआरपीएफ एक तरीके से रिजर्व पुलिस है। और क्योंकि ये रिजर्व है, फ्री रहती है, इसीलिए अक्सर करके जो इनका काम है ना वो बड़े अलग तरीके का हो गया कि आज ये यहाँ है, कल इनकी जरूरत पता चले तमिलनाडु में पड़ रही है तो इनको तमिलनाडु जाना पड़ रहा है, परसों इनकी जरूरत आपकी यहाँ यूपी में दोबारा से पड़ गई तो यूपी में लाना पड़ रहा है, कभी इनकी आंध्रा में पड़ गई तो आंध्रा में जाना पड़ रहा है। तो इनके जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा रहती है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है। तो टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, देश के अंदर जहां पे भी इंसर्जेंसी होगी वहां पे इनको भेजा जाएगा। टेररिज्म के लिए भी इसको यूज किया जाता है अक्सर करके। इसके अलावा कंट्रोलिंग राइट्स एंड क्राउड्स, क्राउड्स को कंट्रोल करना, राइट्स को कंट्रोल, दंगे जो होते हैं उसके लिए भी सीआरपीएफ की जरूरत होती है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर वीआईपीज, वीआईपीज के लिए सिक्योरिटी भी कई बार ये देते हैं। इसके अलावा वाइटल इंस्टॉलेशंस लाइक पावर प्लांट्स एंड एयरपोर्ट्स, इन पे भी सीआरपीएफ को कई बार लगा दिया जाता है। जहां कमी होगी वहां इनको लगा दिया जाएगा, दैट्स इट। सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4200 35,000 सेम वही है,
ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी 6500, मतलब 65,000, और लगभग इन हैंड मिलेगी 60,000। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग मिलती है, इसमें रिस्क अलाउंस वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए आपकी जो पोस्टिंग है, मान लो वो दिल्ली चल रही है, ठीक है, दिल्ली पोस्टिंग चल रही है, आपको नॉर्मल सैलरी मिल रही है, लेकिन आपका फिर आ जाता है कि जी आपको 2 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में कहीं पे चुनाव है ना, यूपी चुनाव आ रहे हैं या बिहार चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने के लिए आपको बिहार भेज दिया गया, 2 महीने के लिए बिहार भेज दिया गया। तो बिहार जो आप गए हो तो उस टाइम के लिए आपको टीएडीए अलग मिलता है एक, है ना, जो डेली बेसिस पे कितने दिन आप रहे उसका काफी एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, वो आपको अलग से इसमें सैलरी के रूप में मिल जाता है। तो इसकी भी सैलरी में कुछ कुछ आपके प्रोज हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं, ठीक है, बाकी लगभग चीजें सेम है। सब वर्दियों में जितनी भी अभी हमने डिस्कस करी है सारी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, सब में 2 स्टार कंधे पे रहते हैं। ज़्यादातर जो काम होता है वो एक जो कांस्टेबल्स होते हैं और हेड कांस्टेबल्स होते हैं उनकी एक टुकड़ी को लीड करना, यानी कि एक तरीके से प्लाटून कमांडर का काम एक सब इंस्पेक्टर का होता है। सब में लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में आपको ड्यूटी पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या क्या पक्ष मिलते हैं इन चारों में। एक तो मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिलती है जो कि सीजीएचएस मैंने दिल्ली पुलिस में बताया था, वो बाकी सब में भी है। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, हालांकि एक तो कैंटीन होती है जो आर्मी वालों की होती है, आर्मी वालों की अलग कैंटीन है, और जो पैरामिलिट्री फोर्स बोली जाती है पैरामिलिट्री की आपकी अलग कैंटीन है। आर्मी वालों का डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, इनका डिस्काउंट थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ इनको भी कैंटीन फैसिलिटी आपकी रहती है, दारू वारू का पैसा भी मिलता है। अच्छा, मैं 2 दिन पहले बीएसएफ का एक वो सैलरी स्लिप देख रहा था, तो रम अलाउंस मिलता है, रम अलाउंस, दारू पीने का अलाउंस मिलता है ना, तो ये भी है इसमें। बाकी ड्रेस और यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, 10,000 रुपये पर ईयर है फिलहाल जो है, वो दिल्ली पुलिस में भी है और इसमें भी है। अच्छा, दिल्ली पुलिस में 13 महीने की सैलरी मिलती है और इन सब में भी 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। जनवरी महीने में जो बेसिक पे वो अलग से ऐड होकर आती है। तो ये जितने भी सीपीओ की जॉब्स हैं इन सब में ही 13 महीने की सैलरी मिलती है 12 की जगह पे। 13 की क्यों मिलती है? क्योंकि जो ऐसी जॉब्स हैं जिनमें संडे सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती है, बाकी ज़्यादातर जगह संडे सैटरडे की छुट्टी है, तो इनको 1 महीने की सैलरी अलग से मिलती है, वो संडे सैटरडे को मतलब कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एलटीसी मिलता है, ठीक है। सो कहीं पे अगर आपको घूमने जाना है या कुछ है तो उसके लिए एलटीसी वगैरह का भी प्रोविजन है, जो कि यहाँ पे भी आपको मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन बोलते हैं, इसमें टीएडीए भी मिलता है टूर पे, तो फ्री या सब्सिडाइज अकोमोडेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए एलटीसी लेके आप जा रहे हैं तो एक तो जो छुट्टी होती है उनका पैसा भी मिलता है, यानी पेड लीव मिलती है घूमने के लिए। इसके अलावा जहाँ आप जा रहे हैं, जैसे अंडमान जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऐसे होटल्स हैं कुछ जो एलटीसी के अंदर आते हैं, तो उसमें बहुत कम पैसे में आपको रहने के लिए मिल जाता है, जनरली बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो ये आपके इसके कुछ पक्ष हैं। बाकी रिस्क अलाउंस वगैरह मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और छोटे छोटे अलाउंसेस। आपको इनमें से कौन सी जॉब करनी चाहिए? देखो दिल्ली पुलिस तो एकदम अलग है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कौन सी करनी चाहिए? मेरी पर्सनली अगर मैं फेवरेट बताऊं तो मुझे सीआईएसएफ ज़्यादा अच्छी लगती है इन सारी में से, दिल्ली पुलिस के बाद में। सीआईएसएफ किसको करनी चाहिए? सीआईएस के क्या फायदे हैं? एक तो अर्बन पोस्टिंग है, ज़्यादातर एयरपोर्ट, मेट्रोज, पीएसयूज इन पे लगती है। प्रेडिक्टेबल रूटीन्स हैं, जनरली शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि इमरजेंसी ड्यूटी लग रही है ना। फैमिली स्टेशंस रहते हैं, जनरली ज़्यादातर अपनी फैमिली को आप ला सकते हो अपने साथ में, है ना, सामान्यतः। तो आप पाओगे कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि परिवार को साथ रखा जा सकता है। मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग है, रूटीन जो है वो बहुत एक प्राइवेट नौकरी के तरीके से कहीं ना कहीं। कॉन्स क्या है? एक तो फ्यूअर फील्ड अलाउंसेज हैं, फील्ड अलाउंसेज है ही नहीं, जब फील्ड की ड्यूटी नहीं करोगे तो अलाउंस नहीं मिलेगा, रिस्क अलाउंस नहीं है, अलग से टीएडीए वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर फोर्सेज में ज़्यादा अलाउंसेज हैं, इसमें कम है। तो ओवरऑल अगर अंत में आप सैलरी देखोगे तो सीआईएसएफ की इन सब में सबसे कम बनेगी, क्योंकि सीआईएसएफ में अलग से कोई अलाउंस नहीं है। दिल्ली पुलिस में भी कम बनती है ना, क्योंकि उसमें भी अलग से कोई अलाउंस नहीं है। बीएसएफ में अगर आप देखेंगे प्रोज क्या है, तो एक तो स्टेडी ऑपरेशन प्रोफाइल है, यानी कि बीएसएफ ऑपरेशंस तो करती रहती है, बॉर्डर पे तो वो तो चलेंगे। इसके अलावा फील्ड अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं बीएसएफ में, क्योंकि रिस्क अलाउंस काफ़ी मिलता है यहाँ पे, है ना। बाकी इसके नेगेटिव्स क्या हैं? तो रिमोट बॉर्डर लाइफ है, जनरली परिवार से दूर रहना पड़ता है, ठीक है। नाइट पेट्रोल्स लगती हैं, नाइट में ड्यूटी लग रही है, पेट्रोलिंग, इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क रहता है, कोई बाहर से आके कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, गोली वोली ना चल जाए। फ्रीक्वेंट शिफ्ट होती हैं, इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, अचानक से बुला लिया जाता है, छुट्टी पे होते वहाँ से भी बुला लिया जाता है, तो इसमें बीएसएफ में रहता ही है। आईटीबीपी किसको ज्वाइन करनी चाहिए? इसमें माउंटेन का अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि चाइना की तरफ है, हिमालय की साइड, तो यहाँ पे माउंटेन में ज़्यादातर पोस्टिंग रहती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड अलाउंस मिलते हैं, क्योंकि माउंटेन जितना ऊंचाई पर रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया अलाउंस होगा, तो इसमें भी अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो बीएसएफ और आईटीबीपी
जबरदस्त अलाउंस मिलते हैं इसमें, ठीक है। माउंटेनियरिंग कोर्सेज आपको कराए जाते हैं क्योंकि माउंटेन्स पे आपको रहना है, तो ये इसके प्रोज हैं। नेगेटिव्स क्या है? हार्स हाई अल्टीट्यूड पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत ठंड में होंगे, बर्फ जमी पड़ी है, चारों तरफ सब कुछ जमा पड़ा है, वहां पे पोस्टिंग मिलेगी। लॉन्गर सेपरेशंस आपको झेलने पड़ते हैं परिवार से, परिवार कहीं और रह रहा है, आप कहीं और रह रहे हैं, तो इसमें रहता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और वेदर स्ट्रेस भी इसमें रहता है। अगर हम बात करते हैं एसएसबी, तो कम्युनिटी सेंट्रिक बॉर्डर पुलिसिंग एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। जनरली आप ये माने कि जो नेपाल के और भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पर पुलिस का काम ये कर रहे होते हैं, ठीक है। रिलेटिवली फैमिली फ्रेंडली सेक्टर्स इसमें मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गांव है, कहीं ना कहीं गांव में ही रहना पड़ता है, एक तरीके से गांव जैसी पोस्टिंग है एसएसबी की, ठीक है। सो डायनामिक ड्यूटीज हैं, रिमोट रूरल पोस्टिंग्स मिलती है, रूरल मैंने कहा ना गाँव जैसा है, लैंग्वेज कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं, तो ये सब चीज़ें भी है। सीआरपीएफ में प्रोज क्या है? तो डाइवर्स ऑपरेशन या रैपिड एक्सपोजर मिलता है, मतलब अलग अलग तरीके से के ऑपरेशंस में भाग लेने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं। फास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है, मतलब गुड सीआई ऑपरेशंस अलाउंसेस इसमें है, अच्छे अच्छे अलाउंसेस भी मिलते हैं किसी ऑपरेशन वगैरह पे जा रहे हैं तो, है ना। बाकी नेगेटिव्स इसके क्या है? टफेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी बेल्ट्स में इनको भेजा जाएगा, जहां जहां दंगे भड़केंगे वहां वहां सीआरपीएफ जाएगी, यानी कि ये नुकसान है। फ्रीक्वेंट मूवमेंट रहता है, पता नहीं है कि आज आप यहाँ हो कल आप कहाँ होगे, पता नहीं, ठीक है। हाई ऑपरेशनल टेम्पो इसमें रहता है। तो इसके सबके पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है ये मैंने बता दिया। अगर आप किस चीज को वैल्यू करें कि आपको क्या लेना चाहिए, अगर आप वैल्यू करते हैं सिटी लाइफ को, एविएशन सिक्योरिटी, स्टेडियर रूटीन, सीआईएसएफ ले लो। आपको एकदम बॉर्डर गार्ड वाला चाहिए, बॉर्डर मूवीज से आप मतलब हैं इंस्पिरेशन लिए, तो बीएसएफ ले लीजिए। माउंटेन कुछ चाहिए माउंटेन टाइप का, तो आईटीबीपी ले लीजिए। आपको कम्युनिटी ओरिएंटेड बॉर्डर वर्क चाहिए तो एसएसबी ले लीजिए। अगर आपको यह है कि भैया हार्डकोर ऑपरेशंस करने हैं, जगह जगह जाना है, तो फिर आप सीआरपीएफ ले लीजिए। तो ये इतनी सारी इसमें चीजें हैं। अब ये लेंगे कैसे, तो इसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने डाल दिया है। सीपीओ के पेपर में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है अंग्रेजी का। टोटल 400 में से 250 नंबर की अकेली इंग्लिश है, और इंग्लिश को करने के लिए कहीं नहीं जाना है, इतने सारे टॉपर बनाए हैं और अगला नंबर आपका है। न सिर्फ बनाए हैं बल्कि खुद भी रहे हैं। अपने टाइम पे जब पेपर दिया था तो मेंस में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया था, और अब जब मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है तो वो भी मेंस में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं। चाहे आप अभिषेक की बात कर लें, नफीस की बात कर लें, या आप इतने सारे और बच्चे हैं किसी की भी बात कर लें, जबरदस्त तरीके से इन सारे बच्चों ने परफॉर्म किया और बहुत बेहतरीन मार्क्स ये लोग लेके आए। आप भी ला सकते हैं। जस्ट चेकआउट कीजिए इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, इससे तैयारी कीजिए, कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। साथ ही साथ में इस चैनल पे आने वाली हर वीडियो को फॉलो कीजिए। सीपीओ की जर्नी आपकी आज से अभी से शुरू कीजिए, और यकीन मानिए और यकीन कीजिए खुद पे कि आप पेपर जरूर निकालेंगे, और यकीन मानिए आप पेपर जरूर निकालेंगे। और न सिर्फ निकालेंगे, कंधों पे 2 सितारे सजाएंगे, और अगली बार जब सीपीओ का मीटअप होगा तो उसमें मिलने आएंगे और हमारे साथ में फोटो भी आप खिंचाएंगे। तो ये बैच आप चेकआउट कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप पे। 799 रुपए की फी में ये बैच आपका अवेलेबल होता है, इंग्लिश का वीओडी बैच। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे भाई कोई भी अपडेट आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट हमेशा आपको मिलता रहता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।